आज की क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पूरे साल तैयारी नहीं करी। कि शायद से आपको ये 4 फॉर्मूले आते ही होंगे, नहीं आते तो अभी गूगल करो, अभी ये याद कर लो। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन वो यहां पे गलती कर देते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये क्या होती है सर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल, वैन डर वाल्स सुना है? थ्योरी जितनी चाहिए थी इतनी हमने कर ली है, अब बारी आ गई है न्यूमेरिकल की। देखो, अगर आप वन शॉट इसी टाइम में देखते तो वन शॉट से हम कंसेप्ट सीखते, पर हमें बोर्ड्स में लिखने तो आंसर्स है ना, तो आंसर्स क्या हाल है बालकों के? चलो पढ़ते हैं केमिस्ट्री। तो ठीक है भाई, शांत हो जाओ, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पूरे साल तैयारी नहीं करी, जिनको एग्जाम से एक दिन पहले पूरा सिलेबस करना होता है। तो देखो, हमको अगर एग्जाम से जस्ट 1-2 दिन में ही पूरा सिलेबस करना है क्लास 12th केमिस्ट्री का, तो मैं लेके आया हूं 5 क्वेश्चन। मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, रिसर्च करने के बाद मैंने ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई जो कि बार बार आते हैं, मतलब कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई। और उसमें भी मैंने देखा जैसे कि पार्ट वाइज आते हैं, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर का हो, 6 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, लेकिन उसमें पार्ट्स होते A B C D। तो डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो आते ही हैं हर साल, वो क्वेश्चंस में लेके आया हूं। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, उसको पूरा समझेंगे, उसके बाद उसके आंसर को किस तरीके से लिखना है वो भी समझ रहे होंगे। अगर कुछ भी नहीं आता भाई, केमिस्ट्री का C भी नहीं आता तुम्हें, तब भी तुम्हें ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का सॉल्यूशन। अ डे बिफोर एग्जाम 5 क्वेश्चंस ओनली। यस, सिर्फ 5 क्वेश्चन और पूरा चैप्टर, बूम। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो, पहले मैं रीड करता हूं क्वेश्चन, जिससे कि आपको क्वेश्चन का तो एटलीस्ट समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या है। देखो, रीड करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन एंटी फ्रीज एजेंट? ठीक है, इसमें ऑप्शन है हमारे पास, Why is it advised to add ethylene glycol in a car radiator while driving in a hill station? जब हम पहाड़ पे जाते हैं तो हमारे रेडिएटर में हम यूज करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। क्यों? ताकि वो जम ना जाए। पहाड़ पे स्नो होती है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वहां पे रेडिएटर के बंद होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो, व्हाट इज एन डी आइसिंग एजेंट? डी आइसिंग एजेंट किसको कहते हैं? आपको लगा ये जो ए पार्ट है इसमें एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, यहां पे हम हिल स्टेशन में इसको यूज कर रहे हैं, और डी आइसिंग एजेंट, ये सभी एक सिमिलर टाइप का आंसर हमारा बन जाता है। ठीक है, समझते हैं क्या है, किस तरीके से ये तीनों ही चीज एक काम कर रही होगी। ये तीनों ही जो हमसे पूछा है ये एक ही काम कर रही होगी, हमारे फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर रही होगी। जिस पॉइंट पे हमारा वाटर फ्रीज होता है वो पॉइंट होता है 0 डिग्री सी। अगर मैं 0 डिग्री सी का टेम्परेचर दे दूंगा तो मेरा वाटर फ्रीज हो जाएगा। अगर मैं इसमें कोई एंटी फ्रीज एजेंट या फिर डी आइसिंग एजेंट डालता हूं तो उससे क्या होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। अभी ये 0 डिग्री सी पे फ्रीज हो रहा था, अभी ये -5 डिग्री सी पे या फिर -50 डिग्री सी पे या फिर उससे भी कम, या फिर ये कभी फ्रीज ही नहीं होगा चाहे कितना भी टेम्परेचर दे दो। ऐसे भी कुछ एजेंट्स हमारे पास होते। बात समझ आई? मेन पॉइंट इज इसने फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर दिया। अब हमको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, तो इसका आंसर किस तरीके से लिखना है वो समझते हैं। देखो, इसका आंसर इस तरीके से करना है। यहां पे लिखा है एंटी फ्रीजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ आई? फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर दिया ऑफ वाटर के, प्रोटेक्टिंग अ सिस्टम फ्रॉम आइस फॉर्मेशन। आइस फॉर्मेशन से अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर लिया इसमें। बात समझ में आई? बिल्कुल सही। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाई इट इज एडवाइज्ड टू ऐड इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल इज एन एंटी फ्रीज एजेंट। पहली चीज हमने बता दी कि ये एक एंटी फ्रीज एजेंट है जो कि क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है। बहुत सिंपल है, which lowers the freezing point of water. Due to this, the coolant in radiator will not freeze. बात आई समझ में? बिल्कुल सही। इसके बाद डी आइसिंग एजेंट हमसे पूछा था। डी आइसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस which prevents the
फॉर्मेशन ऑफ आइस, सेम ही है, एंड इट वर्क्स बाय डिक्रीजिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन या फिर वाटर, जिसका भी हमने सॉल्यूशन लिया अगर उसमें मैं डी आइसिंग एजेंट ऐड कर दूंगा तो फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगी और आइस फॉर्मेशन से रेजिस्ट करेगी, अपोज करेगी। बात समझ में आई या नहीं? फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट बी पार्ट हमने कर लिया। इसके बाद सी पार्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन आरबीसीज आर प्लेस्ड इन 1% NaCl सॉल्यूशन और 0.5% NaCl सॉल्यूशन। क्या होगा जब मैं अपने रेड ब्लड सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखूंगा जिसकी कंसंट्रेशन है 1% NaCl और एक बार मैंने रखा है 0.5% NaCl। इसके लिए हमें एक कंसेप्ट आना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं, बहुत सिंपल होता है। कहीं पे हमारे पास स्पेस है खाली, यहां पे हम समझ लेते हैं अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैं समझा रहा हूं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, ये एक फ्लो होता है, स्पॉन्टेनियस फ्लो, मतलब ये खुद ही हो जाता है, स्पॉन्टेनियस फ्लो है। फ्रॉम कहां से कहां तक, सिर्फ इतनी चीज याद करनी है हमें कि लो कंसंट्रेशन से ये हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है। जैसे कि एग को जब हम बॉईल करते हैं तो क्या होता है, वाटर में तो कोई कंसंट्रेशन होती नहीं, लेकिन एग के अंदर है तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से हमारा एग स्वेल कर जाता है, वाटर एग के अंदर फ्लो कर जाता है। ठीक, समझ आ गया हमें कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन फ्लो करना है, दैट्स इट। बात समझ आई? अब समझने की कोशिश करते हैं हमारा आंसर हमको किस तरीके से लिखना है, इतना ही चाहिए था बस। देखो रीड करना स्टार्ट करते हैं। 1% NaCl सॉल्यूशन मींस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब ये हाइपरटोनिक है, मतलब हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। अब ये ज्यादा किससे है, अपने आरबीसी की कंसंट्रेशन से। अगर आरबीसी में मैं NaCl की कंसंट्रेशन आपको बताऊं तो होती है 0.9%। अब ये 0.9% से तो ज्यादा ही हो गया ना 1%, 0.9 से 1% ज्यादा है, मतलब ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और 0.5 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज्यादा। बात समझ आई? समझ आई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मानो अगर आरबीसी की कंसंट्रेशन 0.9% है और बाहर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन 1% है, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, तो लो कंसंट्रेशन है 0.9 और ये इस तरीके से फ्लो कर जाएगा, मतलब हमारा आरबीसी क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। मतलब कि हमारा आरबीसी श्रिंक कर जाएगा, इन विच आरबीसी सेल श्रिंक्स। समझ आया? बिल्कुल सही। इसके बाद देखते हैं 0.5 हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो हमें समझ में आई गया। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बाद इन विच आरबीसी विल स्वेल अप, इसमें श्रिंक हो रही है तो उसमें स्वेल अप होगी, उसमें फ्लो बिल्कुल उल्टा होगा। आरबीसी देख लेते हैं, आरबीसी की कंसंट्रेशन तो अभी भी 0.9% है और बाहर की कंसंट्रेशन हमने चेंज कर दी है 0.5%, लो से हाई। लो बाहर है, अब की बार अंदर हाई, तो अंदर की तरफ फ्लो होगा तो वो स्वेल्स अप होगा और एक ऐसा टाइम आएगा जब कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो बर्स्ट कर जाएगा। और हम इसके बाद देख सकते हैं स्वेल्स अप ड्यू टू डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी मैंने बताया आपको, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन स्पॉन्टेनियस फ्लो डिफरेंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट आ जाएगा, इनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है। तो बात समझ आया? ऑस्मोटिक प्रेशर से कंसंट्रेशन का क्या लेना देना सर, पाई इज इक्वल टू CRT। T टेम्परेचर है, R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और C यहां पे कंसंट्रेशन है, और ये पाई जो मैंने लिखा है ना, इसी का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कंसंट्रेशन डिफरेंट तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिफरेंट। इतनी बात समझ आई या नहीं? ठीक है, कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया है और वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बर्स्ट कर जाएगा। बात इतनी समझ में आई या नहीं, बोल दोगे? इसके बाद हम करने वाले हैं अपना लास्ट पार्ट। देखो लास्ट पार्ट आ गया डी, विच हैज द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अभी तक सर हमने एक चीज समझी थी, एक आपने चार्ट किया था ड्रॉ, जिसमें आपने कहा था कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर दिया हमने एंटी फ्रीज एजेंट डाल के, वहां पे हमने फ्रीजिंग पॉइंट सुना था। लेकिन अब तो यहां पे 4 मॉलिक्यूल्स दिए हैं और उनकी कंसंट्रेशन दी है, AlF3, NaCl, CaCl2, ग्लूकोज। अब सर हम कैसे करें? देखो
सबसे पहले देखते हैं हम कौन है इनमें से इलेक्ट्रोलाइट और कौन है इनमें से नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब सर ये कैसे देखेंगे? जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए वो तो होता है इलेक्ट्रोलाइट, और जो अपने आयंस में डिसोसिएट ना हो वो होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अपनी नोटबुक पे लिख लो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन? जो आयंस में डिसोसिएट ना हो, और इलेक्ट्रोलाइट कौन? जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए। जैसे कि NaCl, NaCl सर हमने सुना है ना, जूम इन कर लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे NaCl हो जाएगा भाई Na प्लस Cl नेगेटिव में, बात सही है क्या? AlF3 Al+3 में चला जाएगा और 3 यहां पे फ्लोरीन नेगेटिव आ जाएंगे। ऐसे ही सेम फॉर CaCl2 में कैल्शियम +2 में चला जाएगा और 2 Cl नेगेटिव में होंगे। लेकिन ग्लूकोज, देखो भाई आंसर तक पहुंचने वाले हम। ग्लूकोज की अगर मैं बात करता हूं तो ग्लूकोज अपने आयंस में डिसोसिएट होता हुआ देखा कभी? नहीं, होता भी नहीं है। तो ये होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखो ओड वन आउट तो हमें मिल गया है, अपना आंसर हमको मिल गया 1 मोलर ग्लूकोज। लेकिन अभी कंसेप्ट से समझने की कोशिश करेंगे, क्यों आया 1 मोलर ग्लूकोज ही? ठीक है, कंसेप्ट सीखने के लिए तैयार। यहां पे बात करिए फ्रीजिंग पॉइंट की, तो एक फॉर्मूला हमको आना चाहिए। जल्दी से अपने आंसर पे आ जाते हैं। देखो एक फोन आया था तो कोई नहीं, जल्दी से अपने आंसर पे आ जाते हैं। किस तरीके से हमने यही आंसर क्यों लिखा? ठीक है, ऑड वन आउट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता। इतनी चीज हमने सीख ली है। ठीक है, देखो 1 मोलर सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों है इसका हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? ये हमें समझ में अभी तक नहीं आया है। डेल्टा TF एक फॉर्मूला होता है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन में भाई। फर्स्ट होती है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि काम में फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, वो भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और एक होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये कहां से हुई है? फ्रीजिंग पॉइंट से। तो फ्रीजिंग पॉइंट की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला मैंने यूज किया है। शायद से आपको ये 4 फॉर्मूले आते ही होंगे, नहीं आते तो अभी गूगल करो, अभी ये याद कर लो। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। डेल्टा TF का एक फॉर्मूला लिखा। अब यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, तो प्योर का होगा, तो नोट से मैं दिखा रहा हूं वो प्योर का है। तो प्योर वाटर का तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा था ना, और जब सॉल्यूशन मैंने उसमें मिक्स कर दिया, मतलब TF फाइनल या फिर TS भी बोल सकते हैं, TS फॉर सॉल्यूशन, ये डिक्रीज हो गया। तो हम बड़ी वैल्यू में से मैं छोटी वैल्यू माइनस करता हूं, तो बड़ी वैल्यू क्या थी? प्योर की, और TF मैंने उसमें से माइनस कर दिया। यहां तक समझ आया फॉर्मूला? समझ आया। इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू आ जाता है KF का मतलब यहां पे कांस्टेंट होता है, इब्लियोस्कोपिक नहीं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसको एक और कांस्टेंट बोलते हैं, बोलो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। बिल्कुल सही है। देखो स्मॉल m का मतलब मोलैलिटी है। अब यहां पे KF की वैल्यू भी सेम रहने वाली है सभी के लिए, और मोलैलिटी कंसंट्रेशन सबकी लगभग हमने सेम ही ली है। तो मोलैलिटी जो मेन फैक्टर है हमारा वो है ये आयोटा। आयोटा हमारा 1 होता है फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और बाकी सारे इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है I इज इक्वल टू N। तो N इज इक्वल टू कर देंगे, NaCl के लिए आयोटा हो जाएगा 2, AlCl3 था, AlF3 था, AlCl3। देखो जितने आयंस थे ना वो होती है N की वैल्यू। यहां से N की वैल्यू आई 2, तो आयोटा हो जाएगा 2। यहां से N की वैल्यू आई 1 और 3, ये 4, तो आयोटा हो जाएगा 4, और यहां पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो आयोटा सबसे कम किसके लिए आ रहा है? ग्लूकोज के लिए आ रहा है सर। सबसे कम किसके लिए आ रहा है? ग्लूकोज के लिए आ रहा है, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होने वाला है। देखो बस, देखो डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है आयोटा के, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है आयोटा के। जिसका आयोटा सबसे कम जो कि ग्लूकोज है, उसका डेल्टा TF मतलब कि डिफरेंस, मतलब कि डिप्रेशन सबसे कम। डिप्रेशन सबसे कम मतलब वो अपनी नंबर लाइन पे सबसे पास में शिफ्ट हो रहा होगा, बाकी सब में तो ज्यादा आ रहा होगा डिफरेंस। बात सही है? ये कम पे आ रहा है। बात सही है? तो यहां पे देखिए डेल्टा TF जितना कम, TF उतना ज्यादा। डेल्टा TF जितना कम, डिप्रेशन जितना कम, उतना ही तो टेम्परेचर ज्यादा। ये तो ज्यादा वाली साइड पे है ना, यहां पे 0 डिग्री सी है, यहां पे पॉजिटिव है, मतलब हाई टेम्परेचर साइड ये है भाई। तो ये तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर होगा ना। इतना भी नहीं आया समझ में? तो ऐसे समझ लो, TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहां पे माइनस लगाया है, तो डेल्टा TF के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा TF। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डेल्टा TF जिसके लिए सबसे कम, TF उसके लिए सबसे हाई, या फिर नंबर लाइन से समझ लो, आपकी मर्जी। देखो ग्लूकोज के लिए
ग्लूकोज के लिए आयोटा सबसे कम, डेल्टा टीएफ सबसे कम, तो टीएफ सबसे हाई। और इसने पूछा था हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का किसमें होगा, जिसका आयोटा सबसे कम होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन वो यहां पे गलती कर देते हैं, डेल्टा टीएफ। वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका आंसर करेंगे फोर्थ, क्योंकि आयन ज्यादा है तो आयोटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। नहीं, वो डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट है। यहां पे बच्चे मिस्टेक करते ही करते हैं। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर बनना होगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अपने एमसीक्यू में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है और आपको समझ भी आ गया होगा हर एक पार्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं रीड। देखो, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग। मिक्सिंग कर रहे हैं किसी दो कंपाउंड की और पूछ रहे हैं कैसे टाइप का सॉल्यूशन बन रहा होगा। सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, लेक्चर नंबर 2 सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके देख सकते हो, बहुत क्रिस्टल क्लियर। अगर थोड़ा सा टाइम है तो वो लेक्चर जाके देख लो, आई बटन में आ रहा होगा। अगर नहीं है टाइम तो यहां पे आ जाओ, मैं क्विकली समझाने वाला हूं। देखो, दो दिए हैं मिक्सचर, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन को मिक्स करें तो कौन से टाइप का सॉल्यूशन हमको मिल रहा होगा। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड दिया है ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन को मिक्स करें तो, और थर्ड दिया है बेंजीन और टोल्यूइन को करें तो। तब अब हमारे पास 3 दिए हैं, इनको मिक्स कर रहे हैं, बताना है आंसर आइडियल या नॉन आइडियल। पहली बात तो तुक्का मार दो। पहला क्या ऑप्शन, तुक्का मार दो। आइडियल और नॉन आइडियल 50% का तो चांस है गलत हो, 50% का सही भी तो है, तुक्का मार दो। तो आप अपना तुक्का मार दो, क्या हो, मान लिए तुक्के। अब चेक करें, चेक करते हैं, चलो आ जाओ। एन हेप्टेन, एन हेक्सेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, बेंजीन और टोल्यूइन तीनों ही क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन। अब तूने तुक्का क्या मारा था, प्लीज ना एक बार कमेंट करके बता दे मेरे को, सही तुक्का था या गलत तुक्का था, वो तेरे को पता है, देख मेरे को तो पता नहीं, तो तुक्का सही था या नहीं था कमेंट करके बता दे। ठीक है, इसके बाद देखो इंट्रैक्शन से होने वाला है। अब आते हैं कंसेप्ट के ऊपर, तुक्का खत्म, अब आते हैं कंसेप्ट पे करना कैसे। हमको आनी चाहिए इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन चेक करनी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये क्या होती हैं सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल, वेंडरवाल, सुना है, सुन। अब जल्दी से हम सीखते हैं कि किस तरीके से निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखो भाई, जूम इन कर लिए, बहुत सही है। यहां पे हम आईएमएफ निकालना बहुत स्पीड में सीख लेते हैं, देख लेता हूं मार्कर सही है तो देखते हैं आईएमएफ किस तरीके से निकाल सकते हैं। आईएमएफ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग से। स्ट्रॉन्ग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब चेक कैसे किया जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, बहुत सिंपल है, बोलो मेरे साथ फोन, बोलो मेरे साथ फोन। नहीं, ये वाला फोन नहीं, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाला फोन। अगर इसके आसपास हाइड्रोजन आ जाए, फोन के आसपास हाइड्रोजन मिल जाए तो हम बोल देते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई है। अगर नेक्स्ट, फर्स्ट हमने चेक करा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकंड हम देखेंगे चेक फॉर डाइपोल डाइपोल। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैसे देखेंगे, सिंपल सी बात है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाना चाहिए। अगर डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो हम कह सकते हैं वहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रही होगी। ठीक है, नंबर थर्ड, अगर ये दोनों का ही नहीं है, ये दोनों के हमें पॉइंट्स नहीं मिले तो तीसरी होगी कौन सी, वीक वेंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, मैंने क्विकली आपको बता दिया है कि किस तरीके से देखना है। ठीक है, अब देखते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया हो तो मैं जूम आउट कर लेता हूं, कर लिया नोट। ठीक है, देखो भाई अब समझते हैं। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन हेक्सेन के अंदर कौन कौन होंगे सर, एक तो कार्बन होगा और एक हाइड्रोजन होगा। एन हेप्टेन के अंदर भी तो एक कार्बन होगा और एक हाइड्रोजन होगा। सही ना, तो इसमें फोन है, फोन है इसमें, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं है। और इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देखें, अगर कार्बन और हाइड्रोजन की लगभग सिमिलर होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, मतलब पहले दोनों तो नहीं है तो कौन सी होगी, वेंडरवाल फोर्सेस। देखो भाई दिख रही है क्या लिखा हुआ, वेंडरवाल फोर्सेस होती हैं एन हेक्सेन और एन हेप्टेन में भी। अगर मैं ब्रोमोइथेन के लिए देखूं, अब देखो यहां पे एक हेलोजन आ गया भाई, कौन तो है नहीं, फ्लोरीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, है ना। इथेन में कौन होगा, कार्बन और हाइड्रोजन, और ब्रोमो में ब्रोमीन है, लेकिन ब्रोमीन थोड़ा हेलोजन होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा तो मैंने लिखा है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लोरो इथेन की बात करें, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा क्लोरीन की वजह से, तो मैंने लिख दिया है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बेंजीन के अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वेंडरवाल वेंडरवाल। जो मेन चीज है समझने की वो इसमें क्या है,
जब मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगा ना तो एक सॉल्यूशन बनेगा जिसमें एन हेक्सेन भी होगा और एन हेप्टेन भी होगा। अब इन दोनों के बीच में भी इंटरेक्शन कौन सी हो रही होगी, कोई न्यू इंटरेक्शन हुई होगी क्या? अभी भी कार्बन और हाइड्रोजन है, तो सॉल्यूशन की भी जितनी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन थी, जितनी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन थी, उतनी ही अगर इन दोनों को मिक्स करके ए बी की भी इंटरेक्शन आ जाए, अगर इंटरेक्शन इक्वल आ जाए तो होंगे आइडियल सॉल्यूशन। समझ आया? इनके सॉल्यूशन में जब एन हेक्सेन और एन हेप्टेन घूम रहा होगा तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रही होगी वहां पे कोई फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो आया नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आई, डाइपोल डाइपोल नहीं आया, तो कौन सी हो रही होगी? वेंडरवाली। और यहां भी वेंडरवाल ही हो रही है। तो इंटरेक्शन अगर सेम आ जाए सॉल्यूशन की, सॉल्वेंट और सोल्यूट की, तो हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। अगर नॉट इक्वल आ जाता है यहां पे, अगर यहां पे कुछ हमको मिल जाती नहीं कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि सर ऐसे कैसे मिलेगी, ऐसे तो सेम ही आनी चाहिए। देखो समझते हैं, चलो ये भी समझ लेते हैं। वैसे तो मैं समझाने के उसमें था नहीं, पर कोई नहीं, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि यहां पे लिखा है हमने एसीटोन, एसीटोन प्लस में मैं कर देता हूं CH Cl3, तो अभी तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो डाइपोल डाइपोल, यहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, डाइपोल डाइपोल। क्योंकि देखो यहां फोन में सर ऑक्सीजन तो था लेकिन ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं था, इसलिए यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई, तो डाइपोल डाइपोल हुई। कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से, यहां पे कार्बन और क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से डाइपोल डाइपोल हुई। अब जब मैं इनको मिक्स कर दूंगा तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, तो ये सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे भाई? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जहां पे दोनों को मिक्स करने के बाद एक नई इंटरेक्शन आ रही है, ठीक है, और ये इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि बाहर वाले से ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव डेविएशन हो जाएगी। समझ आया या नहीं भाई? नेगेटिव डेविएशन मैंने ये भी बता दिया। चलो एक और सवाल आपका मैंने करा ही दिया, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे हम तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, जो मेरे दिमाग में आएगा मैं आपको बता दूंगा, वो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट में डाइपोल डाइपोल, अगर मैं इनको मिक्स कर दूंगा तो भी मेरे को डाइपोल डाइपोल ही दिख रही होगी, तो समझ आ गया आइडियल सॉल्यूशन। और बेंजीन और टॉल्विन को अगर मिक्स करूंगा तो भी कोई नई इंटरेक्शन नहीं होगी। नई इंटरेक्शन का एग्जांपल हमने कर लिया है ये वाला, यहां पे कोई नई इंटरेक्शन नहीं मिलेगी, तो ये भी क्या हो जाएगा? आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। रीजन क्या आ गया? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। इतनी चीज हमने कर ली है, बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक पॉइंट तो हमें पता चल गया है इंटरेक्शन का, अगर इंटरेक्शन इक्वल आई तो है आइडियल सॉल्यूशन, अगर इंटरेक्शन नॉट इक्वल आई तो आ जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलो जल्दी से और बाकी के पॉइंट्स भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। आइडियल सॉल्यूशन वो जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता। इंटरेक्शन जिसमें इक्वल वो आ जाएगा आइडियल, जिसमें इंटरेक्शन नॉट इक्वल वो आ जाएगा नॉन आइडियल। इसके बाद डेल्टा एच मिक्सिंग, मतलब कि एंथैल्पी मिक्सिंग, नो लॉस नो गेन एनर्जी, तो इज इक्वल टू 0। जितना बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगी उतना ही बॉन्ड फॉर्म होने से हमको एनर्जी मिल गई। इसका मतलब होता है आइडियल सॉल्यूशन। अगर एनर्जी हमारी रिलीज होती तो नेगेटिव डेविएशन, अगर एनर्जी हमारी ओवरऑल रिक्वायर्ड होती तो पॉजिटिव डेविएशन। समझ आ गया? ठीक है। अभी इतना नहीं भी आया, छोड़ दो। अभी जो मैंने बोला अगर वो समझ नहीं आया भूल जाओ, हमको इतना नहीं करने की जरूरत है। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। डेल्टा एच मिक्सिंग अगर 0 आ जाती है तो आइडियल सॉल्यूशन, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 आ जाती है। डेल्टा वी मिक्सिंग थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैंने 50 ml ए लिया और 50 ml मैंने बी लिया, वो बन गया अगर 100 ml तो आइडियल सॉल्यूशन। अगर 100 की जगह 102 ml बन गया तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और डेविएशन कैसी होगी? पॉजिटिव। और अगर ये कम बन गया थोड़ा सा, जैसे कि 98 ml बन गया, तो वॉल्यूम थोड़ी कम हो गई है, मतलब नॉट इक्वल आ गया है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल में कौन सा? नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिवली डेविएट हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। नहीं भी आई समझ में, कोई बात नहीं। अगर इज इक्वल टू 0 तो आइडियल, नॉट इक्वल टू 0 अगर जी ओ शिट यहां पे भी इज इक्वल टू 0 लिखा है, मैंने गलती कर दी नोट्स बनाते हुए, तो नॉट इक्वल टू 0 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आ गया आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन का सी पार्ट। व्हाट आर एजियोट्रॉप्स? एजियोट्रॉप्स हम किनको बोलते हैं? ठीक है,
ये समझाने के लिए मैं आपको अपने एक सॉल्यूशन के ही लेक्चर नंबर 3 में लेके जाना चाहूंगा। तो मैं जल्दी से ढूंढ लेता हूं, ओ शिट, सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 जल्दी से देखते हैं, अगर हमको मिल जाए तो बात ही अलग होगी। सॉल्यूशन कंप्लीट, जरूर ही यहां पे होगा। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस आ गई है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। यहाँ पे तो थैंक यू हो गया है, ओके, यहाँ से तो नहीं मिला, तो हम आ जाते हैं बैक और सर्च करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो यूट्यूब सॉल्यूशन हमारे पास हमको दिख रहा है। ओके, यहाँ पे हमको चलना है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पे भाई, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। जल्दी से लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत में हम आ जाएं तो ये आ जाएगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। देखो मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि अभी लिखता तो टाइम निकलता, तो टाइम हमारे पास कम है, ठीक है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, एक बाइनरी सॉल्यूशन होता है a प्लस बी, मतलब a प्लस बी होगा a प्लस बी प्लस सी, 3 सॉल्यूशन नहीं होते, 2 का ही होता है, बाइनरी सॉल्यूशन होता है। पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया, दोनों ही लिक्विड होने चाहिए, मतलब लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं तभी हमारा एजियोट्रॉप मिक्सचर बनता है। थर्ड, स्पेसिफिक कंपोजिशन होनी चाहिए, मतलब कि कंसंट्रेशन फिक्स होनी चाहिए कि 95% इथेनॉल जब मैं वाटर में मिक्स करूंगा तो मेरा एजियोट्रॉप फॉर्म हो जाएगा। अगर मैंने 94 या 96 लिया तो मेरा काम नहीं चलेगा, मतलब स्पेसिफिक कंपोजिशन चाहिए। बॉयल कर देते हैं हम उसे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट भी उनका कांस्टेंट आ जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहां पे अप्लाई नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक बार हमने ए और बी को मिक्स कर दिया तो वापस से उनको अलग अलग नहीं कर सकते बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कांट सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एजियोट्रॉप को हम इससे डिस्टिंग्विश, मतलब सेपरेट नहीं कर सकते। जो मोल फ्रैक्शन होती है इनकी वेपर फेज में, वही मोल फ्रैक्शन होती है इनकी लिक्विड फेज में। देखो पहले ये लिक्विड था, अब ये वेपराइज हो गया, तो वेपराइज होने के बाद यहां वेपर्स इकट्ठे हो गए, तो वेपर्स की कितनी कंसंट्रेशन रही होगी उसके हिसाब से हमने मोल फ्रैक्शन निकाली। तो जितनी यहां पे थी मोल फ्रैक्शन लिक्विड में, उतनी अगर वेपर फेज में आ जाए किसकी आएगी, जो एजियोट्रॉप होगा उसकी आएगी। एक पॉइंट है फॉर एजियोट्रॉप। अब समझते हैं, अब चलते हैं अपने उस पे कि लिखना किस तरीके से। थोड़ा सा तो मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है, जल्दी से अपनी स्विच कर लेते हैं यो, ठीक है। हम आ गए हैं व्हाट आर एजियोट्रॉप पे, क्लासिफाई देम विद एग्जांपल। एग्जांपल हमने अभी लिया इथेनॉल, 95% इथेनॉल अगर मैं वाटर में मिक्स कर देता हूं तो उसका एजियोट्रॉप मिल जाता है। एट स्पेसिफिक कंपोजिशन वाली चीज यहां पे याद रखनी है हमें, ठीक है। एजियोट्रॉप का आंसर पे आ जाते हैं, ये रहा भाई एजियोट्रॉप आपके सामने। अब देखो एक और चीज थी समझने की, जो नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन मैंने आपको समझाई थी ना। अगर नेगेटिव डेविएशन जो आई थी 98 ml, आना कितना चाहिए था आंसर 100 ml, 50 प्लस 50 किया था हमने, लो 50 प्लस 50 किया है तो आना चाहिए था 100, आ गया 98, तो एक स्मॉल डेविएशन हुई है, 2 ml का फर्क है, तो हम नेगेटिव डेविएशन में इसको काउंट कर ले। अगर ये डेविएशन थोड़ी ज्यादा हो जाती, अगर ये 40 ml आ रहा होता, कहां गया बाकी का वॉल्यूम, तो ये एजियोट्रॉप हो गया। सेम फॉर पॉजिटिव डेविएशन, अगर ये 102 ml आ रही होती तो हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन है, स्मॉल डेविएशन है। अगर लार्ज डेविएशन आ जाए, अगर ये मेरे को 200 ml मिल रहा होता तो इतना ज्यादा डेविएशन, ये कैसे हो गया, तो इसने एजियोट्रॉप फॉर्म कर लिया है। देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन होता है, जो फॉर्म्ड बाय लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। आना आंसर चाहिए था 102, आ गया आंसर 200, तो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन दिखाए तो उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन होगा, जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन। आना आंसर चाहिए था 98, आ गया क्या आंसर 40 ml, तो ये लार्ज डेविएशन इसने दिखाई है, तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ऊपर जा रहा है तो मिनिमम है, नीचे जा रहा है तो मैक्सिमम है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अब आती है एजियोट्रॉप की डेफिनेशन। देखो अगर मैं बिना समझाए आपको ये डायरेक्ट डेफिनेशन रीड करा देता, याद करना पड़ता। अभी हमें कुछ कुछ पता है कि बाइनरी सॉल्यूशन होता है, लिक्विड इन लिक्विड होता है, स्पेसिफिक कंपोजिशन होती है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। कितने सारे पॉइंट हमको पता है और टाइप्स भी हमने समझ लिया और एग्जांपल भी पता है, 95% इथेनॉल इन वाटर, ये एग्जांपल हो गया हमारे एजियोट्रॉप का। अब देखो भाई, अब रीड करते हैं। अब तुम्हें क्रिस्टल क्लियर सब कुछ मैंने समझा दिया, जितना मेरे को आता था मैंने आपको बता दिया। अब ये डेफिनेशन आपको
समझ आ जाएगी भाई। देखो एजियोट्रोप आर बाइनरी सॉल्यूशन, समझ आ गया, दैट हैव सेम कंपोजिशन, है ना, सेम ही इन लिक्विड एंड वेपर फेज, लिक्विड में भी और वेपर फेज में भी कंपोजिशन सेम हो जाए, मतलब मोल फ्रैक्शन सेम हो जाए, एंड हैव कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट थ्रू आउट द डिस्टिलेशन। उसे हम बॉयल कर रहे थे, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, मैंने आपको बता दिया था। 2 टाइप्स का होता है ये, और हमने एग्जांपल्स भी कर लिए। अब जल्दी से देख लेते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया या नहीं। पहला किया आइडियल आइडियल आइडियल, सेकंड किया नॉन आइडियल और आइडियल के बीच में हमने डिफरेंशिएट किया, थर्ड किया हमने एजियोट्रोप, एग्जाम्पल भी किया, पूरा का पूरा चार्ट भी मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया है डन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल आ गए हैं भाई। ठीक है, थ्योरी जितनी चाहिए थी इतनी हमने कर ली है, अब बारी आ गई है न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल रीड करते हैं। इफ वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए का प्रेशर दिया, जितना भी प्योर लिक्विड ए पे आता है वो उसका मैक्सिमम पॉसिबल वेपर प्रेशर होता है। जब भी मैं उसको मिक्स करूंगा किसी के साथ तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तभी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1 में बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, कोई बात नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, फॉर्मूला लिखेंगे, आसान है, न्यूमेरिकल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड ए का प्योर का वेपर प्रेशर दिया है, लिक्विड बी का भी प्योर का वेपर प्रेशर हमें दिया है। ए का दिया है 100, बी का दिया है 150। 2 मोल, मोल्स दिए हैं ए के और मोल्स ही दिए हैं बी के, 2 मोल दिए हैं ए के और 3 मोल दिए हैं हमें बी के। आर मिक्स टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, ये भी हमको बता रहा है। आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है तो रोल्स लॉ को फॉलो कर रहा होगा, रोल्स लॉ अप्लाई करना है, आंसर हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डाल्टन और रोल्स लॉ को मिक्स करके हमने फॉर्मूला प्रिपेयर किया था लेक्चर नंबर 2 में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, सेम ही है, वेपर प्रेशर वाला लेक्चर है, बहुत ही ज्यादा मस्त समझाया भाई, मजा आ जाएगा पढ़ के ना, ऐसा कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा फिर उसके बाद। जो मेन पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स को कि भूल गए हैं सर, भूलोगे नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं किस तरीके से ये न्यूमेरिकल करना है। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमको 3 चीज पता होनी चाहिए, क्या गिवन है, क्या गिवन है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। भाई गिवन है तो 4 चीज और कैलकुलेट करनी है ये चीज, ये दोनों चीज तो हमें सर पता चल गई, ये दोनों पॉइंट तो आपको क्वेश्चन ही बता देगा, तो सर सॉल्व कैसे करना है ये बताओ ना भाई। नंबर 3rd पॉइंट देखो, फर्स्ट 2 पॉइंट आपको क्वेश्चन रीड करके समझ आ जाएंगे। 3 फॉर्मूला क्या है, जो दिया है गिवन और कैलकुलेट करना है उसके बीच में रिलेशन क्या है, उसी को तो फॉर्मूला बोलेंगे। ठीक है, समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 चीजें हमें दी थी, 4 चीजें मैंने लिख ली है। पी नोट ए 100, पी नोट बी 150, एन ए 2, एन बी 3, पी एस हमें निकालना है। पहले 2 पॉइंट कवर। 3rd पॉइंट, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा सर, फॉर्मूला यूज्ड पी एस के लिए, पी नोट ए एक्स ए का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, नहीं आती, मोल कंसेप्ट है, वैसे तो क्लास 11th का टॉपिक है, नहीं आता तो लेक्चर नंबर 1 के सॉल्यूशन में मैंने सारी कंसंट्रेशन टर्म्स आपको समझाई है, नहीं आता तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, थोड़ा सा टाइम है, अगर 30 to 40 मिनट्स का आई थिंक वो लेक्चर है, बहुत अच्छे से हमने सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स कर लिया, मॉल कंसेप्ट दोबारा रिवाइज पूरा का पूरा कर लिया है, जितना यूज सॉल्यूशन में होना है, क्योंकि हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारे ये पॉइंट्स तो आने ही वाले, मोल फ्रैक्शन निकाल दो, मोल्स निकाल दो, वेट से वॉल्यूम निकाल दो, कोई भी कन्वर्जन आ सकता है, वहां से आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मोलैरिटी सब कुछ एक्सप्लेन किया हमने। ठीक है, एक्स ए और पी नोट बी एक्स बी, तो यहां से मैं एक्स ए का फॉर्मूला अप्लाई किया है, जिसके मोल बाय टोटल मोल, एक्स ए का निकालना है तो एन ए बाई एन टी आ जाएगा, एक्स बी का निकालना है तो एन बी बाई एन टी आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स दोनों के दिए, एन ए के कितने दिए थे 2, एन बी के कितने दिए थे 3, और इन दोनों को अगर मैं टोटल कर दूं तो 5 आ जाएगा, तो टोटल मोल्स 5 लिए। तो यहां से हमारी मोल फ्रैक्शन एक्स ए भी आ गया और एक्स बी भी आ गया। इसके बाद पी एस के फॉर्मूले में डायरेक्ट मैंने पुट कर दिया, देखो 100, 150, एक्स ए और एक्स बी। ठीक है, सिंपल, और यहां से आ गया 40, यहां से आ गया 90, 130 हमारा आंसर आ गया। अब तुम्हें अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आए, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए, ये तो था आम जिंदगी, अब करते हैं मेंटोस जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी हमको कैसे करनी है, देखो जो भी हमको प्योर के वेपर प्रेशर दिए हैं उनका आंसर इन दोनों के बीच में आ रहा होगा, जैसे कि ऑप्शन आ जाए, यही क्वेश्चन था, ऑप्शन आ जाता
ए बी सी डी। एक आंसर दिया होता आपको 80 mm ऑफ Hg, एक दिया होता 200 mm ऑफ Hg, एक दिया होता 130 mm ऑफ Hg और एक दिया होता आपको 100 mm ऑफ Hg। तो आपको पता है इन दोनों के बीच में आना था आंसर, तो 130 ही वाला सही है। ठीक है, हमने लिखा भी है एमसीक्यू की अप्रोच ऑलवेज इन बिटवीन पी नोट ए एंड पी नोट बी। पी नोट ए और पी नोट बी के बीच में ही हमारा पीएस का आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर रहे हैं। चलो ठीक है, रीड करना स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। देखो दोबारा से न्यूमेरिकल आ गया भाई। ठीक है, लोग डरते हैं न्यूमेरिकल से, तुम एक दिन पहले पढ़ के फोड़ दोगे। ठीक है, हम पढ़ते हैं। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एक्सपेक्टेड फॉर दिस मोलालिटी दी है स्मॉल एम दिख जाए तो इसको मान लेना मोलालिटी। जो हमने इसका फॉर्मूला नहीं करा था फ्रीजिंग पॉइंट का भी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आयोटा के एफ एम। तो ये एम की वैल्यू हमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन में दे रखी है। aqueous solution of Na2SO4 if this solution actually freeze at this। देखो इन्होंने एक फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू हमें दे रखी है, एक्चुअली फ्रीज ये इस पॉइंट पे होता है। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला यूज करना है और देखना है कि कितने पे होगा, क्योंकि मोलालिटी इसने दे रखी है, केएफ भी इसने दे रखा है, तो इन दोनों को जस्ट मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। आयोटा को नहीं मानना है इसमें। हाँ, आयोटा क्यों नहीं मानेंगे सर? क्योंकि इसने हमको रियल वैल्यू दे रखी है। आयोटा तब यूज करते हैं जब हमें रियल वैल्यू तक पहुंचना होता है। अभी हम मान के चलेंगे कि हमें तो बस ये दो वैल्यूज ही पता है, इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए था और अभी क्या आंसर आया है। तभी तो इसने कहा है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ वेंटो फैक्टर। सर यहां पे तो ये दिया है ना Na2SO4, इसको आप कर लो ना 2Na+ और SO4 -2, तो यहां से टोटल 3 आयन आगे। भाई देख इलेक्ट्रोलाइट था, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में भी ना दो टाइप होती है, एक होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये ऐसे वाला कंसेप्ट काम आ जाएगा जैसे कि NaCl में हमने किया, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। तभी ना मैं आयोटा की वैल्यू अभी कितनी आ रही है, यहां से 3 आ रही है। अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता तो आंसर आता 3। अभी ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, तभी इसका आयोटा का आंसर कितना है हमारा 2.42। तो पॉइंट समझ में शायद से आ गया। तो देखो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में वही चीज करनी है, क्या चीज गिवन है, नंबर 1 हमको ढूंढना है, नंबर 2 पॉइंट पे क्या चीज हमें निकालनी है, कैलकुलेट क्या करना है भाई, और नंबर 3 पे फॉर्मूला। बस इतनी सी चीज है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, इफ द एक्चुअल दे रखी है, वेंटो फैक्टर हमें निकालना है और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी निकालना है। अब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन किस तरीके से निकालते हैं, डेल्टा टीएफ को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आएगी, टीएफ की वैल्यू नहीं आएगी, वो तो T0 - TF के इक्वल होती है। तो TF की वैल्यू पूछी है इसमें भी, पर हमने लास्ट क्वेश्चन में ये कंसेप्ट समझा है। अभी अगर समझ में नहीं आया ना तुम्हें तो बताऊंगा। देखो सबसे पहले सिंपल सी चीज है, मोलालिटी दी है, एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट दिया है। ठीक है, जो गिवन है वो हमने लिख लिया। क्या क्या चीज निकालनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट हमको निकालना है और वेंट हॉफ फैक्टर हमें निकालना है। देखो फ्रीजिंग पॉइंट हमें निकालना है और हमें वेंट हॉफ फैक्टर निकालना है। ठीक है, इतनी चीज हमें निकालनी है। ओके, फॉर्मूला यूज्ड, 3 फॉर्मूले मैं यूज करने वाला हूं। देखो ये 2 फॉर्मूले में तो मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगा अगर तुम्हें नहीं आती तो। अब भी हमने किया है, ठीक है, एक ही में लिखा हुआ था इस तरीके से, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू T0 - TF। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ था। अब देखो T0 - TF आया है और डेल्टा टीएफ है। अब टीएफ को मैं इधर लेके जा रहा हूं, डेल्टा टीएफ को उधर लेके जा रहा हूं, तो बन क्या जाएगा, TF इज इक्वल टू T0 - डेल्टा TF। ये फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा। ठीक है, TF ही निकालना है हमें, तो इसलिए मैंने डेल्टा TF पहले कर लूंगा कैलकुलेट और फिर डेल्टा TF माइनस कर दूंगा मैं T0 जो प्योर का था। प्योर में वाटर कब फ्रीज होता है, 0 डिग्री सी पे होता है, तो 0 में से ये माइनस कर दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा TF का। ठीक है, समझ आया? चलो ठीक है, डेल्टा TF निकालना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से TF KF की वैल्यू हमें दी है, KF की वैल्यू 1.86 दी थी, मोलालिटी की वैल्यू 0.0711 मोलल हमें दी थी, तो वो हमने 7 तक ही यूज कर ली और यहां से आंसर आ गया हमारा 0.132 डिग्री सी। अब ये वैल्यू मैंने कर दी इसमें पुट, तो हमारा TF का आंसर आ गया। TF का आंसर आते ही जो वैल्यू ऑब्जर्व हुई है उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं जो हमने कैलकुलेट करी है, तो हमारा आंसर आ रहा है 2.42। ये रियल वैल्यू ऑफ आई आ गई। आनी कितनी चाहिए थी, 3। अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता, ये है क्या वीक, तो ये कम, थोड़ा सा कम डिसोसिएट हो रहा होगा, तो आयोटा की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। देखो यहां से भी एक कंसेप्ट तो सीख रहे हो भाई तुम, है ना, कंसेप्ट तो तुम सीख रहे हो। आखिरी दिन हमारा दिमाग बहुत चलता है, लास्ट डे एग्जाम टाइम में
ऐसा सुपर ह्यूमन फील होता है हमें, सुपर ह्यूमन बन गया हम, अब तो सब कर देंगे, अब तो कम बैक पक्का। ठीक है, हम करते हैं अभी लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आप सॉल्यूशन के, अभी तक आपको वाइब आई गई होगी, आपको सॉल्यूशन लगभग आ गया है। 5 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर मैंने कवर कराने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ओके भाई, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड लिक्विड वाई, दो लिक्विड को हमने मिक्स किया, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन डिक्रीज, मतलब कि वही तो हो गया भाई, 50 + 50 ml को जब मैंने मिक्स किया, आना चाहिए था 100, आ गया 98, रिजल्टेंट वॉल्यूम क्या कर गई है, डिक्रीज। तो कौन सी टाइप की डेविएशन हुई सर, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, नेगेटिव डेविएशन हुई। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन, ये हमने कर दिया है, यहां तक का क्वेश्चन का आंसर हमने कर दिया है। व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग, ये डेल्टा एच से क्वेश्चन आ गया भाई, ये डेल्टा एच से आ गया। देखें किस तरीके से करना है, देखें, चलो ठीक है। इसके बाद हमें डिफाइन करना है हेनरी लो को, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, रिवर्स ऑस्मोसिस, दैट्स इट। हमारा सॉल्यूशन चैप्टर खत्म होने वाला है इस क्वेश्चन के बाद। देखो भाई, टेम्परेचर वाला नहीं आता सर, ये तो आता है, तो देखते हैं, समझते हैं भाई। ऑन मिक्सिंग एक्स एंड वाई, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन डिक्रीज, व्हिच मींस नेगेटिव डेविएशन, यहां तक तो सर हम कर देंगे। देयर इज अ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, देयर इज अ एलिवेशन मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया है, अकर्स द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। देखो नेगेटिव डेविएशन होता है तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही इंक्रीज करेगा वैसे ही अपने सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। यहां से भी समझ नहीं आया तो यहां से समझ आ ही जाएगा। नेगेटिव डेविएशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग होती है नेगेटिव। डेल्टा एच मिक्सिंग हमने की थी ना, अगर नॉट इक्वल टू 0 आए तो कौन सा होगा बोल दो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो टाइप होती है, पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव आए तो नेगेटिव डेविएशन। यहां से आंसर हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन आई है तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक कौन से होते हैं, जो हीट रिलीज करती है, मतलब तप रही है वो रिएक्शन, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है तो टेम्परेचर सॉल्यूशन का इंक्रीज कर जाएगा जब उनको मिक्स करूंगा। जब ए और बी को मैं मिक्स कर रहा होगा तो दिखेगा हीटिंग निकलेगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसने हीट रिलीज कर दिया मिक्स होने के बाद। बात समझ आई या नहीं। इसके बाद आ गया भाई हेनरी लो। हेनरी लो का मतलब क्या होता है, हेनरी लो ने कुछ नहीं कहा था, प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर होता है उसका सॉल्युबिलिटी के साथ रिलेशन बता दिया था। अगर मैं प्रेशर ज्यादा लगा दूं तो मेरी गैस जो प्रेजेंट है अपने सॉल्यूशन में, उसकी सॉल्युबिलिटी मतलब वो ज्यादा मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगी हमारे सॉल्यूशन में। देखो एक सॉल्यूशन था, उसके अंदर गैस भी प्रेजेंट थी, तो अगर मैं ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर दूं तो ये गैस मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगी सॉल्यूशन में, जितनी पहले हो रही थी उससे ज्यादा, ये कहा था। तो प्रेशर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस से, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हम मैथमेटिकली मतलब अपनी न्यूमेरिकली सॉल्युबिलिटी हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन को। तो हेनरी लो ने कहा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसकी है, गैस इन लिक्विड। अभी तो बताया मैंने, लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है भाई ये गैस, लिक्विड के अंदर, और गैस ऑन लिक्विड सरफेस, सरफेस पे ही तो लगाया था प्रेशर। देखो लिक्विड सरफेस पे लगाया था प्रेशर, प्रेशर अप्लाई किया लिक्विड सरफेस पे, और मोल फ्रैक्शन किसकी इंक्रीज हो गई, जो गैस प्रेजेंट थी लिक्विड के अंदर। बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और हम डायरेक्टली का साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू का लगाएंगे और कांस्टेंट को ले आएंगे KH। KH का मतलब क्या हो जाएगा, हेनरीज कांस्टेंट। इतना अगर आपने लिख दिया तो एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन क्या है, डिफाइन हेनरीज लॉ, अगर ग्राफ है, अगर इसकी एप्लीकेशन है, अगर कुछ और आ जाता है तो आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो आप, मैं क्यों बोलूं, देखो एक होता है कंप्लीट लेक्चर, ये तो हम कर रहे हैं, पर नो डाउट मैंने बहुत ही शानदार तरीके से 5 क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है। अगर भगवान भोलेनाथ हमारे साथ रहेंगे तो इसी में से आएगा एग्जाम, ठीक है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट पे आ गए। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कौन होता है भाई। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका फॉर्मूला यहां पे लिखा है, ठीक है। जैसे फ्रीजिंग में होता है KFM, यहां होता है KBM। KB का मतलब बॉइलिंग वाला कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है। अगर मैं मोलैलिटी की वैल्यू 1 कर दूं
देखो मेरे को बताना है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कौन है, ये है। अब इसके बारे में बताऊंगा कैसे। ये भाई इक्वल है डेल्टा टीबी के जब मोलालिटी 1 हो जाए। जब मोलालिटी 1 हो जाएगी तो ये के भी डेल्टा टीबी के इक्वल आ जाएगा। तो बस यहां से हम इसकी डेफिनेशन बना देते हैं, बहुत सिंपल है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन टेकन एज यूनिटी। जब मैं मोलालिटी को 1 ले लूंगा, समझ में आ गया। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको एक और नाम होता है इसका, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी हम इसको बोलते हैं। और इसकी यूनिट अगर आ जाए, देखो इतना सब तो करने की जरूरत नहीं है, ये 2 लाइन एक्स्ट्रा है। अगर आपने इतना सा लिख दिया, इसके हैं मार्क्स, या फिर आपने ये करके दिखा दिया, तो इसको थोड़ा सा सुंदर हमारी शीट लग सकती है कि हाँ बच्चे को कंसेप्ट का भी पता है, एक दिन पढ़ के नहीं आया है। ठीक है, अगर ये भी लिख दिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, अगर ये भी लिख दिया तो भी काम बन जाएगा, मार्क्स इसी लाइन का। ये एक्स्ट्रा लिखा है मैंने, अगर क्वेश्चन आ जाए तो, अगर एमसीक्यू में आ जाए इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कौन सा होता है, के भी होता है। और के एफ कौन सा होता है, के एफ को हम कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। देखो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और जैसे इसको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, के एफ को क्या कहते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसा ही है, सब आसान है, बहुत आसान है भाई। केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा आसान है, मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट है अगर वो केमिस्ट्री है। ठीक है, यूनिट कैसे निकाले, केबी की यूनिट क्या हो जाएगी, मोलालिटी की क्या होती है, मोल पर केजी। मोल पर केजी, अगर मैं इस मोल पर केजी को उधर लेके चला जाऊं, इसकी क्या होगी, केल्विन होगी। अगर इसको मैं उधर लेके चला जाऊंगा तो मोल तो हमारा आ जाएगा पर मोल में, और केजी आ जाएगा ऊपर, तो केजी। ठीक है, रिवर्स हो जाएगी जब हम उधर लेके जाएंगे, तो केल्विन केजी पर मोल हमारी केबी की यूनिट हो जाएगी। चलते हैं नंबर 3 पे, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो भाई, ऑस्मोसिस मैंने बताया था, ऑस्मोटिक प्रेशर लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ फ्लो हो जाए तो उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। यहां बोला है रिवर्स ऑस्मोसिस, तो यहां पे क्या मैं बोल दूं, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स है ना। ऑस्मोसिस में हो रहा था लो कंसेंट्रेशन से हाई, यहां पे हो जाएगा हाई कंसेंट्रेशन से लो। वो हमारा स्पॉन्टेनियस फ्लो था, मतलब हमको अपने से कुछ नहीं करना था, वो फ्लो खुद ही हो रहा था। बट ये फ्लो रिवर्स है, तो वो स्पॉन्टेनियस था, तो ये फ्लो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो ये खुद नहीं हो रहा होगा। ये कैसे हो रहा होगा, अप्लाई एक्सटर्नल प्रेशर। हम यहां पे एक पिस्टन लगा देंगे, यहां पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो सॉल्यूशन साइड अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, मतलब प्योर सॉल्वेंट में हमारा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ आई। अब लिखना किस तरीके से, अब वो समझ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनाई है मैंने येलो कलर से, फ्रॉम द सॉल्यूशन से कहां चला जाएगा, प्योर सॉल्वेंट की तरफ, बाय अप्लाइंग, स्पॉन्टेनियस नहीं है ना, बाय अप्लाइंग एक्सेस प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। हमने समझ लिया, हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए, और वो भी बहुत ही कम टाइम में। देखो अगर आप 1 शॉट इसी टाइम में देखते तो 1 शॉट से हम कंसेप्ट सीखते, पर हमें बोर्ड्स में लिखने तो आंसर्स है ना, तो आंसर्स। बात समझ आई, तो ठीक है, आज की क्लास में करते हैं इतना ही। नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक कर देना अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आप अपकमिंग चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो के भी ऐसे ही 5 क्वेश्चंस करना चाहते हो, और शेयर कर देना अपने उस जिगरी को जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। ओके, तो यो